हेलो दोस्तों, कैसे हैं। चलिए आप लोगों के बीच जो है बिहार पुलिस का जो है एक टारगेट बैच लेकर आ चुके हैं। देखिए अभी ये बैच लाने का सिर्फ एक ही मकसद है, क्योंकि अब देखिए आपका एग्जाम डेट जो है, एग्जाम डेट काफी नजदीक आ चुका है और एग्जाम अब होने की बहुत ज्यादा संभावना है। हम आगे बताएंगे एग्जाम डेट कब आपका घोषित किया गया है, यानी कि कब एग्जाम होने वाली है। ठीक है, इसी एग्जाम को देखते हुए मैंने एक प्रॉपर रूप से एक टारगेट बैच लेकर आया है और इस बैच का सिर्फ एक ही मकसद है, आपके एग्जाम तक में फिर से अच्छे तरीके से रिवीजन करवा देना, अच्छे तरीके से तैयारी करवा देना। यानी कि जो स्टूडेंट अभी तक कहीं भी क्लास कर चुके हैं उनके लिए भी ये बैच है, और जो स्टूडेंट अभी तक कहीं क्लास नहीं किए हैं उनके लिए भी ये बैच, यानी कि दोनों के लिए ये बैच है, दोनों के लिए है। इसमें हम देखने वाले बिहार पुलिस 2024 में जो आपका वैकेंसी जो आया था 2023 में, तो यहाँ पे हम 2024 में जो इतना पोस्ट के लिए वैकेंसी है था 21,391 पोस्ट के लिए, वही वैकेंसी का हम ये बैच लेकर आ चुके हैं। और इसके अंतर्गत हम प्रैक्टिस सेट भी करने वाले, यानी कि पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे इस बैच में। तो चलिए अब क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर देखा जाए तो देखिए इस बैच में हम क्या सब पढ़ने वाले, कैसे पढ़ने वाले हैं। तो इस बैच में हम चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज पढ़ने वाले, यानी कि एक एक चैप्टर पढ़ेंगे और एक एक टॉपिक को कंसेप्ट बेस पे समझाने वाले हैं। इसमें देखा जाए तो सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव के साथ हम कंसेप्ट समझेंगे, यानी कि सबसे पहले हम सब्जेक्टिव तौर पे अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, अच्छे तरीके से समझाएंगे, फिर हम उसी चैप्टर का, उसी टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसी क्लास में करवा देंगे। यानी कि प्रॉपर रूप से आपका संपूर्ण तैयारी जो है इसी बैच में करवाया जाएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों और कंसेप्ट बेस पे। ठीक है, इसलिए जो भी स्टूडेंट अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं वो भी ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, और जो अभी तक कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, अब देखिए काफी ज्यादा दिन हो गया, आप कई सारे कुछ टॉपिक जो है, कुछ पॉइंट भूल गए होंगे, तो यहाँ पे रिवीजन कर सकते हैं। मात्र बहुत ही कम फी में जो है ये बैच आने वाला है। तो बस आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो है इनका कम से कम एवरेज कितना फी रखा जाए, और आप इस पे ज्यादा प्यार सपोर्ट कीजिएगा, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आपका इसमें रुचि है। तो ये प्रॉपर रूप से ये बैच शुरू कर दी जाएगी। तो चलिए आज का जो क्लास है वो डेमो क्लास है। इस डेमो क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस डेमो क्लास में देखिए सबसे पहले हम पॉलिटी की शुरुआत करते हैं और पॉलिटी में हम अनुसूची पढ़ते हैं। देखिए अगर हम इस चैप्टर की बातचीत किया जाए तो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि एक क्वेश्चन आता ही आता है। अभी तक में हमें विगत यानी कि 5 एग्जाम जो पहले हुआ है वो पांचों एग्जाम का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देखिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा गया है। इसलिए जो देखिए हम पहले बताते हैं ये टारगेट बैच में हम जो पढ़ाने वाले हैं, यानी कि और सब जो टीचर पढ़ाने वाले हैं, आपका नॉलेज के लिए नहीं पढ़ाने वाले हैं, आपको एग्जाम पास कराने के लिए पढ़ाने वाले हैं, यानी कि एग्जाम बेस्ड आपका ये क्लास होने वाला है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंतर्गत हम वो सभी पॉइंट पढ़ेंगे, वो सभी चैप्टर पढ़ेंगे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फालतू का एक भी चीज नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब आप तो अच्छा खासा सारा कुछ पढ़ चुके होंगे, किताब भी पढ़ चुके होंगे। यहाँ पे सिर्फ वीवीआई पॉइंट को, महत्वपूर्ण टॉपिक को, महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो ये अनुसूची से जो है एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। इसलिए आज की शुरुआत करते हैं, आज की क्लास की शुरुआत अनुसूची चैप्टर से करते हैं। चलिए बारीकी से एक एक करके समझेंगे। अब एक बातचीत आ जाती है कि सर एग्जाम डेट कब आ गया है। देखिए एग्जाम डेट की बातचीत किया जाए तो अभी देखिए इलेक्शन चल रहा है, लेकिन जैसे ही इलेक्शन समाप्त होगा, जैसे ही इलेक्शन समाप्त होगा तो आप ये लिख के रख लीजिए, उसके बाद आपका एग्जाम डेट घोषित कर दिया जाएगा। तो यानी कि प्रॉपर आप कह सकते हैं आपके पास जो है 2 मंथ का भी समय है, क्योंकि देखिए 1 मंथ तो आपका इलेक्शन ही चलने वाला है और उसके बाद जो है शिक्षक भर्ती सबका जो है आपका यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। तो लगभग 1.5 महीना तो निकल जाएगा इसी सब में, और 15 दिन और रखिए कि एग्जाम डेट जैसे आएगा तो 15 दिन 20 दिन मौका दिया जाएगा आपको तैयारी करने का फिर से। तो मान के चलिए आप यहाँ पे 2 मंथ आपके पास समय है और 2 मंथ में आपका संपूर्ण तैयारी करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज क्या पढ़ने वाले क्लास में, तो आज जो क्लास में पढ़ने वाले हैं वो है अनुसूची पढ़ने वाले हैं। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा जो है चैप्टर है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए अनुसूची क्या होता है, कितने अनुसूची है। देखिए अनुसूची क्या होता है ये मैंने नहीं है, देखिए होता क्या है, संविधान में अनुच्छेद और भाग जो है निर्धारित किया गया, लेकिन जो कुछ प्रावधान जो बच गया था ना निर्धारित करने के बाद, तो
संविधान निर्माता को ये बात लगा आखिर ये सब प्रावधान को कहाँ रखा जाएगा, तो एक अनुसूची नाम दिया गया और अनुसूची में रखा गया। अगर हम बातचीत किया जाए, देखिए मूल संविधान में 8 अनुसूची था। मूल संविधान में अगर पूछा जाएगा, अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि मूल संविधान में कितना अनुसूची था, मूल संविधान की बातचीत किया जाएगा तो मूल संविधान में जो है 8 अनुसूची था। कितना? मूल संविधान में 8 अनुसूची था, ठीक है। लेकिन आपसे पूछेगा कि वर्तमान का संविधान में कितना अनुसूची है, अगर वर्तमान संविधान में पूछेगा, वर्तमान में पूछेगा तो 12 अनुसूची। कितना? 12 अनुसूची है वर्तमान में, ठीक है। ये सब पॉइंट है, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, लेकिन आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये पूरे सब्जेक्टिव समझाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे। तो देखिए मूल संविधान में 8 अनुसूची था और उसके बाद वर्तमान में 12 अनुसूची है। वर्तमान में कितने? वर्तमान में जो है 12 अनुसूची है। यानी कि एक बात तो होता है, ये 4 जो अनुसूची हुआ है वो संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, संविधान संशोधन के माध्यम से। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा आप लोग के मन में कि सर ये संविधान संशोधन क्या होता है। देखिए अगर संविधान में किसी भी प्रकार से कुछ जोड़ना होता है या कुछ बदलाव करना रहता है, कुछ हटाना रहता है, तो उसी को हम संविधान संशोधन कहते हैं। संविधान संशोधन के माध्यम से करते हैं। यानी कि संविधान में कुछ भी जोड़ना हो, कुछ भी घटाना हो, यानी कि बदलाव करना हो, बदलाव का एक नाम कह सकते हैं कि संशोधन। यानी कि संविधान संशोधन के माध्यम से किसी भी चीज को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे जो 4 अनुसूची जोड़ा गया, यानी कि 4 अनुसूची जो जोड़ा गया है, तो यानी कि वो संविधान संशोधन के माध्यम से 4 अनुसूची जोड़ा गया। तो टोटल पूछेगा वर्तमान में कितनी अनुसूची है, तो वर्तमान में 12 अनुसूची है और मूल संविधान में 8 अनुसूची है। मूल संविधान में 8 अनुसूची और वर्तमान में जो है 12 अनुसूची है, ठीक है। अब हम एक एक करके सभी अनुसूची को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे होता क्या है, टोटल जो 12 अनुसूची है, टोटल 12 अनुसूची से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो टोटल 12 अनुसूची को जो है अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। 12 अनुसूची में अच्छा नाम क्या दिया गया, तो इसका कोई नाम नहीं दिया गया। यानी कि प्रथम, जैसे पहला अनुसूची का नाम रख दिया गया प्रथम अनुसूची, दूसरा का रख दिया कि दूसरा अनुसूची यानी कि तीसरा, इस तरह से चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, इस तरह से इनका नाम रखा गया। चलिए अब हम यहाँ एक एक करके सभी अनुसूची को पढ़ते हैं, एक एक करके सभी अनुसूची को पढ़ते हैं। चलिए तो यहाँ पे देखा जाए प्रथम अनुसूची क्या कहता है, प्रथम अनुसूची क्या कहता है। देखिए किसी भी चीज का, किसी भी टॉपिक का, किसी भी चीज का जो पहला जो अर्थ होता है, पहला जो कोई भी चीज बतलाता है वो उनके बारे में बतलाता है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूंगा तो आप सबसे पहले आप अपने बारे में बताइएगा, आप अपना नाम बताइएगा, फिर आप अपने पिताजी का नाम, फिर अपना एड्रेस, सारा कुछ वगैरह वगैरह बताइएगा। तो यानी कि सबसे पहले आप अपने बारे में बताने का प्रयास कीजिएगा। वही बात यहाँ पे भी है। प्रथम अनुसूची जो है, प्रथम अनुसूची यानी कि भारत के राज्य और केंद्र शासित के बारे में बतलाता है। यानी कि यहाँ पे प्रथम अनुसूची जो बतलाता है, प्रथम अनुसूची क्या बतलाता है, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बतलाता है, ठीक है। प्रथम अनुसूची यानी कि कितने राज्य है, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, किनका क्षेत्र कितना तक है, ये सारा कुछ जो है ये बतलाने काम करता है। यानी कि कितने, भारत में कितने राज्य है, राज्य कौन कौन सा क्षेत्र रहता है, केंद्र शासित प्रदेश का कौन सा क्षेत्र रहता है, ये सारा कुछ का प्रावधान प्रथम अनुसूची में किया गया। अगर बातचीत किया जाए, ये तो हो गया प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची से इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही उसके बाद बातचीत किया जाए दूसरा अनुसूची की, बातचीत यहाँ पे किया जाए तो दूसरा अनुसूची क्या कहता है। देखिए दूसरा अनुसूची क्या कहता है, दूसरा अनुसूची क्या कहता है, देखिए दूसरा अनुसूची की बातचीत करेंगे। देखिए अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं, अगर जिनको भी याद नहीं हो पाएगा, ऐसे तो हम अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, याद हो जाना चाहिए क्लास में। अगर यहाँ याद नहीं होगा, लास्ट में हम रिवीजन भी करवा देंगे, साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा देंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक सारा कुछ। दूसरा अनुसूची कहता है भारतीय राज्य व्यवस्था में जितने भी पदाधिकारी है, सभी पदाधिकारी का जो है, मान के चलिए जितने भी पदाधिकारी है, पदाधिकारी काम जो करते होंगे, यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जितने भी उपाध्यक्ष सब होंगे, वो सारा का वेतन भत्ता तो मिलता होगा,
पेंशन मिलता होगा, रुपया मिलता होगा, तो रुपया पैसा की बातचीत क्या गया। अब यहाँ बातचीत कैसे याद रहेगा। देखिए आप जो है नेता लोग जो है पहले अपने बारे में सोचते हैं, फिर किसी के बारे में सोचते हैं। तो ये सारा के सारा जो है पहले तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में तो व्याख्या कर दिया, और दूसरी बार बोला क्या कि अब हमारा रुपया पैसा के बारे में चर्चा होना चाहिए, पेंशन के बारे में चर्चा होना चाहिए। तो दूसरा अनुसूची में क्या है, दूसरा अनुसूची में वेतन हो गया, वेतन हो गया, भत्ता हो गया, पेंशन हो गया, इन सब के बारे में जो है इन सब के बारे में व्याख्या किया गया दूसरा अनुसूची में। दूसरा अनुसूची में इस सब के बारे में व्याख्या किया गया। अब यहाँ बातचीत आती तीसरा अनुसूची में क्या व्याख्या किया गया। तीसरा अनुसूची में क्या है, देखिए तीसरा अनुसूची में क्या है, जैसे ही मान के चले अब तो वेतन भत्ता पेंशन सब निर्धारित हो गया, यानी कि रुपया पैसा तो निर्धारण हो ही गया। अब बातचीत आ जाती है शपथ ग्रहण लेगा तब तो रुपया पैसा मिलेगा, जब तक शपथ ग्रहण नहीं लेगा, जब तक वो काम नहीं करेगा, फिर रुपया कहां से मिलने वाला है। इसलिए शपथ ग्रहण की चर्चा किया गया। तीसरा अनुसूची में जो है शपथ ग्रहण की चर्चा किया गया, यानी कि जितने भी पदाधिकारी है उनका शपथ ग्रहण की चर्चा किया गया है। शपथ ग्रहण की चर्चा किया गया है तीसरा अनुसूची में। हम जो है यहाँ पे तीसरा अनुसूची में शपथ ग्रहण की चर्चा किया गया, इसके बारे में जानकारी मिलता है। लेकिन 3 पदाधिकारी ऐसे हैं जिनके बारे में ये तीसरा अनुसूची जानकारी नहीं देता है। कौन सा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों का जो है शपथ ग्रहण के बारे में इसमें व्याख्या नहीं किया गया है। बाद बाकी जो है ये तीसरा अनुसूची में सभी पदाधिकारी का शपथ ग्रहण के बारे में चर्चा किया गया है। अब बातचीत आ जाती है कि चौथा अनुसूची, चौथा अनुसूची क्या कहता है, तो चौथा अनुसूची कहता है, चौथा अनुसूची क्या कहता है, तो चौथा अनुसूची कहता है राज्यसभा के सीट के बंटवारे में, क्या, राज्यसभा के सीट के बंटवारे में जो है इनके बारे में वर्णन कौन करता है, राज्यसभा के सीट के बंटवारे में, बंटवारे का जो वर्णन करता है कौन, चौथा अनुसूची करता है। कौन सा, चौथा अनुसूची करता है। ये बात आपको याद रखना है। देखिए अब यहाँ पे एक बात निकल के सामने आ जाता है, अब गौर कीजिएगा, यहाँ से बहुत ज्यादा वीवीआई पॉइंट है जो काफी बार पूछा जाने का चांस रहता है। देखिए प्रथम अनुसूची में मैंने क्या बताया, आप लोग को बोलते जाना है। देखिए जब तक आप बोलिएगा नहीं तब फिर याद नहीं होगा। मैंने याद कराने का भी गारंटी लिया है, तो यानी कि मैं जितना बात बोल रहा हूं उतना आपको करना पड़ेगा क्लास के अंतर्गत, तब जाके याद होगा। साथ ही बोलते जाना है। प्रथम अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा किया गया। दूसरा में वेतन भत्ता, यानी कि जितने भी पदाधिकारी है उनके वेतन भत्ता पेंशन के बारे में। तीसरा अनुसूची में शपथ ग्रहण के बारे में। चौथा में राज्यसभा की सीट के बंटवारे में जो है वर्णन किया गया है। अब यहाँ एक चीज पे गौर कीजिएगा, अगर हम मान के चलिए कोई आपसे ये क्वेश्चन बोलेगा, किसी भी नए राज्य का निर्माण होता है, जब भी किसी नए राज्य का अगर निर्माण होगा तो आप ही हमको बताइए, अगर नए राज्य का अगर निर्माण हो गया, अगर मान के चलिए कोई भी अगर नया राज्य बनता है, नए राज्य का अगर निर्माण होता है, तो हमें ये बताइए किस किस अनुसूची पे प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए प्रभाव किस किस अनुसूची पे पड़ेगा, एक तो प्रथम अनुसूची पे, यानी कि एक तो पहला अनुसूची पे तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। कहिए क्यों सर, क्योंकि देखिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में व्याख्या है। जैसे मान के चलिए कोई नया राज्य बनेगा तो उसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल जो है लिखा जाएगा। कहाँ पे, पहला अनुसूची में लिखा जाएगा कि हाँ उस राज्य का क्षेत्रफल कितना है, उस राज्य का जनसंख्या कितना है, क्या है नहीं है, सारा कुछ प्रथम अनुसूची में लिखा जाएगा। यानी कि प्रथम अनुसूची में संशोधन तो किया ही जाएगा। अब साथ ही साथ चौथा अनुसूची में भी किया जाएगा। और किस अनुसूची में, और जो किया जाएगा वो चौथा अनुसूची में किया जाएगा। कौन सा, चौथा अनुसूची में किया जाएगा। अब कहिएगा चौथा अनुसूची में क्यों किया जाएगा। देखिए जैसे राज्य बनता है तो उनका जो है राज्यसभा का जो सीट जो है राज्य से ही निर्धारित होता है, जनसंख्या पर निर्भर करता है। तो राज्यसभा का जो सीट का जो बंटवारा है, यहाँ पे कहीं न कहीं जो है कुछ बदलाव देखने को मिल जाएगा, यहाँ बदलाव करना पड़ेगा। इसलिए प्रथम और चौथा अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। जब भी कोई नया राज्य बनता है, काफी वीवीआई पॉइंट है, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। हालांकि सारा का सारा क्वेश्चन भी करवाएंगे। यहाँ तक तो आपका चौथा अनुसूची तक तो आपका कंप्लीट हो गया होगा। उम्मीद करते हैं याद भी हो गया होगा ये चारों को चारों अनुसूची। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो पांचवा अनुसूची है। नेक्स्ट क्या है, वो पांचवा अनुसूची। और पांचवा अनुसूची क्या कहता है,
पांचवा अनुसूची क्या कहता है, देखिए ये जो पांचवा अनुसूची है वो जनजातीय क्षेत्र यानी कि जनजातीय क्षेत्र के बारे में ये बतलाता है। ठीक है, यानी कि इस सूची के अंतर्गत अनुसूचित जाति हो गया, जनजातीय क्षेत्र में जो है शासन प्रशासन के बारे में ये पांचवा अनुसूची बतलाता है। देखिए इसलिए कि अब ये बात कहा गया कि मान के चलिए जो भी अनुसूचित जाति जनजाति है उनको कुछ बढ़ावा तो होना चाहिए, वो बढ़ावा के लिए जो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। स्पेशल हम एक पांचवा अनुसूची में कर देते हैं, यानी कि जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति के शासन प्रशासन के बारे में जानकारी जो है वो किस अनुसूची में मिलता है, पांचवा अनुसूची में मिलता है। किस अनुसूची में मिलता है, वो पांचवा अनुसूची में मिलता है, यानी कि जनजाति अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलता है। अब बातचीत आ जाती है छठा अनुसूची में क्या मिलता है। छठा अनुसूची के अंतर्गत क्या होता है, देखिए छठा अनुसूची और पांचवा अनुसूची में एक समानता है। क्या समानता है, पांचवा में भी वर्णन किया गया है किसके बारे में, अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में, और छठा में भी वर्णन किया गया अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में। लेकिन यहाँ पे शर्त है, अगर जब तक अंतर नहीं होता तो फिर ये अनुसूची एक्स्ट्रा बनता है। क्यों, क्या अंतर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 राज्य जो है, 4 राज्य इसमें जो है कर दिया गया है। कौन सा 4 राज्य है, वो जो है एक हो गया असम हो गया, कौन सा, असम हो गया, मेघालय हो गया, असम मेघालय, उसके बाद मिजोरम, देखिए एक हो गया असम हो गया, एक हो गया मेघालय हो गया, एक हो गया मिजोरम हो गया, और आपका एक जो हो गया वो हो गया त्रिपुरा हो गया। कौन सा, त्रिपुरा होगा। ये चारों के चारों राज्य आपको याद रखना है, ये चारों के चारों राज्य आपको याद रखना है। देखिए पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र के बारे में शासन प्रशासन के बारे में चर्चा किया गया है, लेकिन छठा अनुसूची में जो है खास तौर पे 4 राज्य असम मेघालय मिजोरम और त्रिपुरा जो इनके बारे में जो है अनुसूचित जनजाति जो निवास करते हैं उनका शासन प्रशासन के बारे में चर्चा किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा राज्य छठी अनुसूची से संबंधित नहीं है, और यहाँ पे क्या करेगा, ये 4 में से जो है 3 ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन नहीं रहेगा। अब याद करने क्या ट्रिक है, देखिए असम तो आपको याद रहेगा, त्रिपुरा भी याद रहेगा, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन क्या कर देता है, ऑप्शन में आपका मणिपुर देके कंफ्यूजन कर देता है। तो याद रखने का क्या ट्रिक है, याद रखने का यही ट्रिक है, देखिए मुंह में कुछ लगाया हुआ है, मुंह में कुछ लगाया हुआ है, तो यानी कि ये जो है छठा अनुसूची में, देखिए यहाँ पे भी मुंह में जो है कुछ आकार लगा हुआ, कुछ मात्रा लगा हुआ है, यानी कि ये छठा अनुसूची में है। लेकिन ऑप्शन में आपका मणिपुर देके आपको उल्लू बनाने का काम करेगा एग्जामिनर, यानी कि गलत करवाने का काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे जो है मणिपुर में मुंह में कुछ लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये छठा अनुसूची में नहीं है। तो यहाँ से याद रखें का इस तरह से ट्रिक हो गया। छठा अनुसूची में कितने राज्य, 4 राज्य, कौन कौन से, असम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा, इन सब के शासन प्रशासन के विषय में, इन सब के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के शासन प्रशासन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए उसके बाद बातचीत करें जाए, इस अनुसूची के तहत राज्यपाल जो है ना अपना जैसे मेघालय मिजोरम त्रिपुरा में स्वायत्त शासित जिला परिषद का गठन कर सकता है। ये हो गया आपका छठा अनुसूची तक। अब देखते हैं हम 7वां अनुसूची, क्या देखते हैं, 7वां अनुसूची को देखते हैं। 7वां अनुसूची क्या कहता है, 7वां अनुसूची में किस चीज का वर्णन किया गया है, 7वां अनुसूची में जो है संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची के बारे में उल्लेख किया गया। किस सूची के बारे में, संघ सूची। संघ सब कुछ एक एक करके पढ़ाने वाले, एक एक करके समझाने वाले हैं। संघ सूची हो गया, राज सूची हो गया, क्या हो गया, संघ सूची के बाद राज सूची हो गया, राज सूची के बाद हो गया समवर्ती सूची, राज सूची के बाद क्या हो जाएगा, राज सूची के बाद हो जाता है समवर्ती सूची। इन सभी सूची के बारे में जो है जानकारी किस अनुसूची में मिलता है, किस अनुसूची में मिलता है, तो 7वीं अनुसूची में मिलता है। अब एक एक करके समझते हैं, ये संघ सूची क्या है, राज सूची क्या है और समवर्ती सूची क्या है, एक एक करके समझते हैं। देखिए संघ सूची, संघ का मतलब आपको केंद्र समझना, संघ का मतलब केंद्र मान के चलना है, आपको यही केंद्र ही होता है, ये आपको समझना है।
बहुत जगह आपको ये ट्रिक जो है काम आने वाला है। ये पॉइंट आपको बहुत जगह आपको याद कराने में हेल्पफुल साबित होगा। क्या? संघ का मतलब केंद्र मान के चलना है, यानी कि संघ सूची, यानी कि जिसपे केंद्र सरकार जो है इस विषय पे कानून बनाता है। कौन? केंद्र सरकार, यानी कि संसद इस पे कानून बनाता है। केंद्र सरकार का मतलब क्या हो गया? यानी कि संघ सूची पे कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है। ये बात आपको याद रखना है। साथ ही जो है उसके बाद बातचीत किया जाए, ये देखिए राज्य सूची। राज्य से आपको नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा, यानी कि इस पे जो कानून बनाने वाला है वो राज्य के अंतर्गत करने वाली संस्था बनाएगी, यानी कि राज्य विधानमंडल कानून बनाएगी। कौन? राज्य विधानमंडल कानून बनाएगी। अच्छा, विधानमंडल के अंतर्गत क्या सब आता है? तो विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल आता है, और संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आता है। आगे पढ़ेंगे, डिटेल्स इस पे चर्चा करेंगे। संसद क्या होता है, विधानमंडल क्या होता है, ठीक है। तो राज्य सूची पे कानून कौन बनाएगा भाई साहब? राज्य का विधानमंडल बनाएगा। अब एक बात निकल के आते हैं, ये समवर्ती सूची। ये समवर्ती सूची जो है ये दोनों का बीच वाला काम करता है, दोनों का बीच वाला काम करता है, यानी कि संघ सूची और राज्य सूची वाला काम करता है समवर्ती सूची। यानी कि इस पे जो कानून बनाएगा, समवर्ती सूची पे जो कानून बनाता है, कौन कानून बनाता है? तो यानी कि संसद भी कानून इस पे बनाएगा। कौन? संसद भी इस पे कानून बनाएगा। साथ ही बातचीत कीजिए, राज्य विधानमंडल भी कानून बनाएगा, यानी कि केंद्र सरकार भी कानून बनाएगा इस पे, और साथ ही जो है केंद्र सरकार बनाएगा, साथ ही राज्य विधानमंडल यानी कि राज्य सरकार भी इस पे कानून बनाएगा। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा आप लोग के मन में कि सर अगर ये दोनों अगर कानून बना रहा है, और मान के चलिए किसी भी टॉपिक पे अगर दोनों कानून बना देगा, तो सर हमें ये बताइए कि संसद का मान्य रहेगा या विधानमंडल का? तो देखिए बड़ा कौन है? संसद है। आप जो है बचपन में देखते होंगे किसी भी चीज को लेकर लड़ाई हो जाता होगा, छोटे भाई बड़े भाई में लड़ाई हो जाता है, तो मान्यता किसका दिया जाता है? बड़े भाई का। कहा जाता है कि हाँ यही बड़ा है, इसका बात रहने देते हैं। वही बात यहाँ पे भी है, संसद बड़ा है, अगर किसी भी विषय पे अगर दोनों मिलकर कानून बना दिया तो ये संसद का जो कानून बनाएगा उसका मान्यता प्रदान किया जाएगा। ये तो हम संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में पढ़े, इनको हम समझे अच्छे तरीके से। अब एक एक करके संघ सूची में कितने विषय है ये सारा कुछ पूछा जाता है। तो देखिए संघ सूची में जो है मूलतः 97 विषय थे। एक एक करके समझते हैं, एक एक करके समझते हैं संघ सूची के बारे में, और उसके बाद जो है राज्य सूची के बारे में समझेंगे। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में एक एक करके यहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए संघ सूची की बातचीत किया जाए, संघ सूची की अगर बातचीत किया जाए, संघ सूची में जो है मूलतः कितने विषय थे? संघ सूची में मूलतः 97 विषय थे। कितने? मूलतः 97 विषय थे। मूलतः 97 विषय था। कितना विषय था? मूलतः 97 विषय था। लेकिन जो है इसके बाद इसमें बढ़ा के जो है टोटल जो वर्तमान में जो है टोटल 100 विषय कर दिया गया। जबकि वर्तमान में कितने विषय है? और पूछेगा संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय है, तो वर्तमान में 100 विषय। हालांकि देखिए इसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, लेकिन आपसे वो पूछेगा नहीं, बस आपसे यही पूछेगा, इसलिए आपको यही टिक करना है। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय है? तो वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय है। लेकिन पहले जो है मूलतः कितना था? 97 विषय, और बाद में वर्तमान में अभी 100 विषय, 3 विषय सूची जो है बढ़ चुका है। अब बातचीत आ जाती होगी कि सर ये विषय क्या क्या सब है? जैसे हो गया विषय हो गया, जैसे रक्षा हो गया, सेना हो गया। विषय की बातचीत किया जाए, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि विषय क्या सब हो गया, जैसे रक्षा हो गया, सेना हो गया, विदेश कार्य हो गया, कोई भी विदेशी कार्य हो गया, विदेश कार्य हो गया, विदेश कार्य हो गया। ये सब जितना भी विषय है, ये सब जितना भी विषय है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का हो गया, पासपोर्ट वीजा हो गया, रेल हो गया। जैसे पासपोर्ट बनाने का काम जो रहता है वो किसका रहता है? पासपोर्ट बनाने का जो काम रहता है वो किनका रहता है? केंद्र सरकार का। पासपोर्ट हो गया, वीजा हो गया, आपका रेल विभाग हो गया, रेल हो गया। ये सब जो है किसके अंतर्गत आता है? हालांकि और सब है, सबके सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंतर्गत करवा देंगे। ये सब जो है किसके अंतर्गत आता है? केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। याद कैसे रखिएगा, संघ का मतलब मैंने बताया था केंद्र होता है, और ये सारा का सारा केंद्र के अंतर्गत आता है, सारा का सारा केंद्र के अंतर्गत आता है। आप खुद सोच के देखिए ना, रक्षा जो काम करेगा, सेना जो काम करता है देश लेवल पे करता है,
केंद्र लेवल पे करता है। आप कभी सुने कि हम बिहार का सैनिक, नहीं, हम भारत का सैनिक, ये सुनेंगे। उसके बाद देखिए विदेशी कार्य जितने भी होंगे वो तो देश करेगा, देश लेवल पे होगा। पासपोर्ट जो बनाने काम करता है, एक देश से दूसरे देश जाते हैं तब हमें पासपोर्ट वीजा बनाना पड़ता है। जब एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं बनाना पड़ता है, नहीं, एक देश से दूसरे देश जाते हैं तब हमें पासपोर्ट वीजा बनाना पड़ता है। यानी कि देश लेवल पे यहाँ पे काम हो रहा है। जब देश लेवल पे काम हो रहा है, केंद्र लेवल पे काम हो रहा है, ये सब संघ सूची के अंतर्गत आएगा। चलिए अब यहाँ तो हम समझ गए संघ सूची। अब हम समझते हैं राज्य सूची क्या है। अब राज्य सूची नाम से आपको क्लियर नहीं हो रहा है, नाम से आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि राज्य का मतलब क्या होता है। राज्य सूची की बातचीत किया जाए, नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि राज्य सूची में हम राज्य यानी कि जिस पे राज्य के विधानमंडल कानून बनाता है उसको हम राज्य सूची कहा जाता है। जिस सूची पे कानून बनाने का अधिकार राज्य के विधानमंडल को होता है उसे राज्य सूची कहा जाता है। इसमें मूलतः जो 66 विषय थे, इसमें मूल संविधान में यानी कि मूलतः पहले जो है 66 विषय था। कितना? पहले 66 विषय था, लेकिन वर्तमान में 61 विषय है। लेकिन आपसे पूछेगा वर्तमान में, पूछेगा वर्तमान में कितने विषय है, तो वर्तमान में 61 विषय है। वर्तमान में 61 विषय। अब कहेगा सर ये 5 विषय कहाँ पे गया, ये 5 विषय कहाँ पे गया, तो ये 5 विषय को जो है राज्य सूची से उठाकर समवर्ती सूची में दे दिया। अब क्वेश्चन आता है सर समवर्ती सूची में क्यों दिया गया। देखिए समवर्ती सूची में इसलिए दिया गया, पहले लगा कि ये सारा कुछ काम जो है ये राज्य संभाल लेंगे, लेकिन बाद में पता चला ये राज्य नहीं संभाल रहे, समवर्ती में देते हैं, यानी कि दोनों मिल के उनका देख रेख करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि ये सर 5 सूची क्या था, तो 5 सूची एक था शिक्षा था, एक था क्या, ये 5 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफी बार पूछने की संभावना बनती है। एक था शिक्षा और दूसरा था वन जीव हो गया, दूसरा बात वन जीव हो गया, शिक्षा हो गया, वन हो गया, वन जीव हो गया। उसके बाद बातचीत करें न्याय प्रशासन हो गया, न्याय प्रशासन यानी कि जो भी न्याय प्रशासन हो गया, बाट और माप तोल हो गया, क्या, बाट और माप तोल हो गया, ठीक है। ये सारा का सारा जो ये पांचों विषय जो है, ये पांचों विषय को जो है कहां पे समवर्ती सूची में दे दिया गया। लेकिन अब जो पूछेगा ये पांचों कौन सा विषय है, अधिकांशतः पूछा था शिक्षा, पूछा था कौन सा विषय है, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो मूलतः 66 विषय थे राज्य सूची के अंतर्गत, लेकिन 5 जो है संविधान संशोधन के माध्यम से 5 जो है अनुसूची को जो है 5 सूची को जो है यानी कि 5 विषय को जो है समवर्ती सूची में प्रावधान कर दिया गया। कौन सा? शिक्षा, वन जीव, न्याय प्रशासन, बाट और मापतोल। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन आता है कि सर राज्य सूची के अंतर्गत क्या सब आता है, तो राज्य सूची के अंतर्गत जैसे आपका पुलिस हो गया, लोक स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छता, स्थानीय शासन, कृषि हो गया। राज्य सूची के अंतर्गत जो है राज्य सूची के अंतर्गत क्या सब आता है, तो राज्य सूची के अंतर्गत सबसे जो महत्वपूर्ण है, काफी बार जो पूछा जाता है, राज्य सूची के अंतर्गत कृषि आता है। क्या आता है? राज्य सूची के अंतर्गत जो है जैसे कृषि हो गया, शासन हो गया यानी कि स्थानीय स्वशासन हो गया, स्थानीय शासन हो गया, ये सब हो गया, यानी कि पंचायती राज जिसे कहते हैं, स्थानीय शासन, पंचायती राज, मत्स्य पालन हो गया, जैसे कोई मत्स्य पालन जो करता है ये मत्स्य पालन हो गया, टोल टैक्स हो गया, यानी कोई भी टोल टैक्स जो लिया जाता है, वो टोल टैक्स हो गया। ये सब किसके अंतर्गत आता है? जैसे पुलिस हो गया, पुलिस किसके अंतर्गत आता है? ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आता है। जैसे आपने सुना होगा कि बिहार पुलिस, आपने सुना होगा बिहार पुलिस, कभी सुने कि भारत पुलिस? नहीं ना, बिहार पुलिस यानी कि राज्य के संदर्भ में बातचीत हो रहा है, इसलिए ये राज्य के अंतर्गत आता है, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, इसलिए बिहार पुलिस का यानी कि पुलिस हो गया। अच्छा आपसे ये पूछेगा बताइए दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत आएगा, तो दिल्ली पुलिस जो है वो आ जाएगा संघ सूची के अंतर्गत, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये राज्य है, इसलिए बिहार पुलिस यानी कि पुलिस जो है आपका अगर सिर्फ और सिर्फ पुलिस दिया रहेगा तो राज्य सूची आपको टिक करना है। कृषि हो गया, ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट सब है, ये पूछा जाता है। चलिए अब यहाँ पे बातचीत आ जाती है, समवर्ती सूची का, यहाँ पे बातचीत निकल के आ जाता है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या सब प्रावधान है। देखिए समवर्ती सूची की बातचीत किया जाए,
समवर्ती सूची की बातचीत किया जाए तो देखिए समवर्ती सूची में पहले 47 विषय था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन के तहत 5 विषय जोड़ा गया। पहले कितना था? पहले था 47 विषय। कितना था? पहले था 47 विषय, लेकिन 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है 5 विषय जोड़ा गया। अभी जो पढ़ाए थे 5 विषय कौन सा? शिक्षा, वन, वन्य जीव, न्याय प्रशासन, बाट और मापतोल, ये अभी जो पढ़ाए थे ये पांचों विषय पढ़ाए थे ना कि राज सूची से निकल के कहा चले गया था? ये पांचों विषय राज सूची से निकल के समवर्ती सूची चला गया। तो वर्तमान में जो है वर्तमान में 52 विषय हो गया। वर्तमान में समवर्ती सूची में कितना? वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय हो गया। आपसे ये भी पूछा जाता है, तो वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय हो गया। ये सब आपको याद रखना है। साथ ही अब बातचीत करते हैं, ये सूची तो हो गया ये सारा का सारा। अब समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या सब होता है? जैसे विवाह हो गया, तलाक हो गया, जैसे विवाह हो गया, जैसे विवाह हो गया, तलाक हो गया, तलाक वाला जो मैटर होता है वो तलाक हो गया। दंड प्रक्रिया हो गया, जैसे कोई भी दंड प्रक्रिया हो गया, ये दंड प्रक्रिया हो गया। ये सारा का सारा किसके अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? समवर्ती सूची के अंतर्गत। जैसे जनसंख्या नियंत्रण हो गया, क्या हो गया? जनसंख्या नियंत्रण हो गया। परिवार नियोजन हो गया, क्या हो गया? परिवार नियोजन हो गया। ये सब समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा, वन, ये सब भी समवर्ती सूची के अंतर्गत। अब कहिएगा याद कैसे किया जाए? आप खुद सोचिए। विवाह जो है, विवाह वाला जो मैटर आपको लग रहा है वो आसान मैटर लग रहा है? नहीं ना? क्यों? क्योंकि आप खुद समझिए, नेता तो चुन लेते हैं, विवाह करना जो है अच्छा लाइफ पार्टनर चुनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्या? अगर अच्छी मिली तो ठीक, अगर अच्छी नहीं मिली फिर तो जिंदगी बर्बाद है। जब विवाह वाला इतना बड़ा मैटर, इतना सीरियस मैटर, भाई एक आदमी कैसे संभाल पाता? राज्य सरकार संभाल पाता? नहीं। राज्य यानी कि संघ सिर्फ केंद्र सरकार संभाल पाता? नहीं। उनको भी ये लगा कि विवाह वाला जो मैटर है ना बहुत बड़ा मैटर है, इसलिए दोनों मिल के संभालते हैं, इसलिए इनको समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। विवाह वाला मैटर को यानी कि दोनों मिल के संभालेगा। तलाक वाला मैटर हो गया, ये भी तो वही वाला बात हो गया, इसलिए दोनों मिल के संभालने वाला, इसलिए समवर्ती सूची में है। दंड प्रक्रिया हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हो गया। आप खुद ही सोच के देखिए, भारत का जो जनसंख्या है जिस तरह से वृद्धि हो रहा है, इस पे नियंत्रण क्या सिर्फ राज्य सरकार कर सकती है या केंद्र सरकार कर सकती है? नहीं हो सकता था। क्यों? ये भी तो एक तरह से कर सकते, विवाह वाला थोड़ा सा मैटर आ जाता है। क्या? विवाह होगा तब तो जनसंख्या होगा, जनसंख्या में वृद्धि होगा, तो जनसंख्या नियंत्रण वाला भी मैटर जो है थोड़ा सीरियस हो गया, इसलिए बोला दोनों मिल के संभालते हैं। देखिए लॉजिक यही है। ये तो ट्रिक था याद करने का, हंसी मजाक के साथ याद किए, लेकिन लॉजिक क्या है? देखिए लॉजिक ये है, जनसंख्या नियंत्रण पे अगर मान के चलिए दोनों समवर्ती सूची में नहीं रहता, राज्य सूची में रहता, तो केंद्र सरकार इस पे ध्यान ही नहीं देता। केंद्र सरकार कहता हमको इनसे क्या मतलब है, राज्य सरकार जाने। और केंद्र सूची में रहता यानी कि संघ सूची में रहता, तो फिर केंद्र सरकार को तो काफी ज्यादा किल्लतें करना पड़ता। लेकिन राज्य सरकार को क्या लगता? राज्य सरकार को लगता है कि हमको इनसे क्या मतलब है, हम अपना राज्य में जनसंख्या वृद्धि होने देते हैं, हमारा जनसंख्या कम वृद्धि है, हम होने देते, जितना जनसंख्या वृद्धि होगा उतना लोकसभा में सीट होगा और उतना राज्यसभा में सीट होगा, और उसके बाद हमको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए जो इनको समवर्ती सूची में शामिल किया गया। ये सभी पॉइंट याद करने वाला पॉइंट है। चलिए ये तो हो गया आपका 7वीं अनुसूची। क्या हो गया? ये आपका 7वीं अनुसूची हो गया। क्या अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है? और कोई भी प्रॉब्लम हो रही है समझने में, आप कमेंट करके बता सकते हैं। हालांकि ये तो रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन बहुत जल्द आपका लाइव क्लास आएगा, वो भी एप्लीकेशन पे। ठीक है, बहुत ही जल्द लाइव क्लास आने वाला है, टेंशन नहीं लेना है। ये 1-2 डेमो क्लास इसलिए रिकॉर्डेड अपलोड कर रहे हैं, रिकॉर्डेड जो है ये क्लास हो रही है। चलिए अब हम जानते हैं 8वीं अनुसूची। जानते हैं क्या? हम 8वीं अनुसूची के बारे में जानते हैं। 7वीं अनुसूची तो हम पढ़ चुके थे, अब 8वीं अनुसूची क्या कहता है? 8वीं अनुसूची जो कहता है वो राजभाषा के बारे में कहता है। क्या कहता है? राजभाषा के बारे में 8वीं अनुसूची बतलाता है। किसके बारे में? राजभाषा के बारे में 8वीं अनुसूची कहता है। यानी कि मूल संविधान में 14 राजभाषा था। कितना? 14 राजभाषा था, लेकिन बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से 8 राजभाषा को इंक्लूड किया गया, और टोटल देखा जाए टोटल 22 राजभाषा। यानी कि अभी जो है वर्तमान के संविधान में कितना राजभाषा है? तो 22 राजभाषा। कितना राजभाषा है? 22 राजभाषा है। ये बात आपको याद रखना है। मूल संविधान में 14 आपका क्या था? राजभाषा। और
8 जो राजभाषा वो संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। टोटल 22 राजभाषा आपका है और 22 राजभाषा का वर्णन जो है कहाँ पे किया गया है, 8वीं अनुसूची में किया गया है। वो 22 राजभाषा क्या, जैसे पहले हम 14 राजभाषा को जान लेते हैं। 14 राजभाषा क्या है, उर्दू हो गया, कश्मीरी हो गया, पंजाबी, मराठी, गुजराती हो गया, कन्नड़ हो गया, तमिल हो गया, उसके बाद तेलुगु, मलयालम, उड़िया, बंगाली, हिंदी, असमिया, संस्कृत, ये सब के सब जो है ये 14 यहाँ पे राजभाषा था मूल संविधान में। उर्दू कहाँ बोला जाता, जम्मू कश्मीर में बोला था, असमिया असम में बोला था, मणिपुरी मणिपुर में, हिंदी जो है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब इलाका में हिंदी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये रखता है कि 8 जो ये सबसे ज्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है ये पूछा जाता है कि ये 8 राजभाषा जो है संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो किस किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है उनको समझते हैं। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत, कौन सा, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जो है सिंधी राजभाषा को जोड़ा गया। किसको, सिंधी राजभाषा को जोड़ा गया। किनको, काफी ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है। और बता दे ये जो है बिहार पुलिस में 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए सिंधी राजभाषा को जो है किस संशोधन के तहत जो है संविधान में जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन के तहत कब, 1967 ईस्वी में सिंधी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि सिंधी जो है सिंधी कहाँ पे बोला जाता है। तो सिंधी जो बोला जाता है वो पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, ये सब इलाका में सिंधी बोला जाता है। पंजाब और गुजरात में बोला जाता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, कई बार पूछा जाता है। इसलिए सिंधी को 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। उसके बाद बातचीत किया जाए 71वां संविधान संशोधन, कौन सा, 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1967 के तहत, 1967 के तहत 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी राजभाषा को जोड़ा गया। और यहाँ पे 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है 1992 के तहत 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 राजभाषा को दर्जा दिया गया। याद कैसे लिखिएगा, नमक आपको ट्रिक है, नमक याद रख लेना है, नमक से आपको याद रह जाएगा, नमक से आपको याद रह जाएगा। कैसे याद रहेगा, 9 से हो गया नेपाली, क्या हो गया, 9 से हो गया नेपाली, 9 से क्या हो गया, 9 से हो गया नेपाली, मौ से हो गया मणिपुरी, मौ से क्या हो गया, मौ से हो गया मणिपुरी, और को से क्या हो गया, को से हो गया कोंकणी, को से क्या हो गया, कोंकणी हो गया, को से हो गया कोंकणी। ये 3 भाषा को जो है, ये 3 राजभाषा को जो है दर्जा दिया गया राजभाषा का 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। याद रखने का ट्रिक क्या है, याद रखने का ट्रिक है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, यानी कि नमक से याद रख लीजिएगा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली कहाँ बोला जाता है, कभी कभी पूछा था नेपाली कहाँ बोला जाता है, नेपाली सिक्किम में बोला जाता है। कहाँ पे, नेपाली जो है सिक्किम में बोला जाता है। और बातचीत किया मणिपुरी, तो मणिपुर में बोला जाता है। मणिपुर कहाँ पे, मणिपुरी जो है मणिपुर में बोला जाता है। और कोंकणी जो है गोवा में बोला जाता है। कहाँ पे, कोंकणी गोवा में बोला जाता है। ये सभी पॉइंट को आपको नोट डाउन कर ले जाना है, सभी पॉइंट को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। चलिए उसके बाद जो है 92वां संविधान संशोधन के तहत जो है 92वां संविधान संशोधन के तहत 92वां संविधान संशोधन के तहत जो है चलिए सब कुछ सही है। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है कई भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया। अब कई भाषा को राजभाषा का जो दर्जा दिया गया है उसमें एक हो गया बोडो हो गया, डोगरी हो गया, बोडो डोगरी हो गया। जैसे बोडमास से आपको याद रखना, कैसे याद रखना है, बोडमास से, देखिए बोडमास से आपको याद रखना, ये याद रखने का ट्रिक हो गया, यह याद रखने का जो है ट्रिक हो गया बोडमास से। बी से याद क्या रखना है, बी से याद रखना है बोडो हो गया, बी से क्या याद रखना है, बी से याद रखना है बोडो, क्या रखना है, बोडो हो गया। अब अच्छा बोडो कहाँ पे बोला जाता है, बोडो जो है वो असम में बोला जाता है। कहाँ पे, बोडो असम में बोला जाता है, ये बात भी आपको याद रखना है, बोडो जो है असम में बोला जाता है। डोगरी हो गया, उसके बाद
डी से हो गया, क्या हो गया, डी से डोगरी हो गया। वहां पे आप देखते जाइएगा, यहाँ पे आप देखते जाइएगा, यहाँ से आपको जो है अच्छे तरीके से समझ में आएगा। डोगरी हो गया, डोगरी कहाँ पे बोला जाता है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे बोला जाता है, जम्मू कश्मीर में बोला जाता है डोगरी। कई बार पूछा गया है कि डोगरी कहाँ पे बोला जाता है, तो जम्मू कश्मीर में बोला जाता है। बोडो डोगरी हो गया, उसके बाद हो गया मैथिली संथाली हो गया। अच्छा, मैथिली कहाँ पे बोला जाता है, मैथिली की बातचीत किया जाए, मैथिली कहाँ पे बोला जाता है, मैथिली तो बिहार में बोला जाता है। कहाँ पे, बिहार में मैथिली बोला जाता है। मैथिली कहाँ बोला जाता है, मैथिली बिहार में बोला जाता है। उसके बाद हो गया संथाली, क्या हो गया, उसके बाद संथाली। संथाली कहाँ पे बोला था, संथाली जो झारखंड में बोला था। कहाँ पे, संथाली झारखंड में बोला जाता है। संथाली जो है झारखंड में बोला जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। देखिए, इन सभी भाषा को जो राजभाषा का जो दर्जा दिया गया है, वो 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत ये राजभाषा का दर्जा दिया गया है। साथ ही बातचीत किया जाए, कौन सा, बोडो हो गया, कहाँ बोला था, असम में। डोगरी हो गया, जम्मू कश्मीर में बोला जाता है। मैथिली बिहार में बोला जाता है। संथाली झारखंड में बोला जाता है। यानी कि बोर्डमास से याद रखना, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इनको जो है 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो ये सब सारा कुछ था। टोटल आपका 22 राजभाषा है, लेकिन आप याद रखिएगा 22 राजभाषा में जो है अंग्रेजी शामिल नहीं है, अंग्रेजी राजभाषा में शामिल नहीं है। फिर भी नागालैंड का जो है, फिर भी नागालैंड का राजभाषा अंग्रेजी ही है, लेकिन अंग्रेजी 22 भाषा में शामिल नहीं है। उसके बाद 6 शास्त्रीय भाषा भी है, वो राजभाषा चैप्टर पढ़ेंगे, वहां डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये 8 जो है 8 अनुसूची समझ में आ गया होगा। ये 8 अनुसूची समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं 9वीं अनुसूची और 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची। देखिए, 9वीं अनुसूची की बातचीत किया जाए, 9वीं अनुसूची की बातचीत किया जाए, देखिए 9वीं अनुसूची की बातचीत किया जाए। देखिए 9वीं अनुसूची जो है, ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। कौन सा, 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। कौन सा, 9वीं अनुसूची। अब 9वीं अनुसूची में क्या प्रावधान है, भूमि सुधार को लेकर प्रावधान है। देखिए हुआ क्या था, देश तो हमारा आजाद हो गया था, कानून भी बन गया था, संविधान का निर्माण भी हो गया था, लागू भी हो गया था, लेकिन एक चीज करना भूल ही गए। क्या, पहले क्या था, जो भी राजा महाराजा थे उसके पास तो काफी ज्यादा जमीन था, लेकिन जो गरीब थे उनके पास तो जमीन था ही नहीं। और जो राजा महाराजा के जो चमचागिरी थे, चमचागिरी वाला काम करते थे, चमचा सब थे, जो ब्रिटिश के काल में जो है, ब्रिटिश के काल में जो है शासन में जो है, जो पदाधिकारी था उनके पास ज्यादा जमीन था, लेकिन जो गरीब थे, जो उस समय कोई भी पद पे नहीं थे, उनके पास तो उतना ज्यादा जमीन था नहीं। फिर सरकार को ये बात लगा कि यहाँ तो कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, इसलिए वो सब जमीन को भी बराबर करके बांट देना चाहिए। वो बराबर करके जो बांटा गया उसी को भूमि सुधार अधिनियम कहा गया। यही भूमि सुधार अधिनियम 9वीं अनुसूची के तहत जोड़ा गया और जो है प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। अच्छा, उस समय प्रधानमंत्री कौन हुएंगे, तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्यों भाई, 1951 ईस्वी में क्या किया। अब बातचीत आ गई 10वीं अनुसूची का। अच्छा, 10वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या क्या है, 10वीं अनुसूची की बातचीत क्या जाए, इसमें दल बदल के बारे में क्या गया। कौन सा, इसमें तो भूमि सुधार हो गया, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार हो गया। क्या हो गया, भूमि सुधार हो गया। और 10वीं में दल बदल हो गया। 10वीं में क्या हो गया, 10वीं में दल बदल अधिनियम लाया गया। यानी कि होता क्या था, उसके बाद जितने भी नेता लोग थे किसी दूसरे पार्टी से जीत जाते थे और भाग के तीसरे पार्टी में चला जाते थे। जैसे सपोज मान के चलिए कोई व्यक्ति है, वो जो है भाजपा से खड़ा हुआ और जीत गया, और बाद में मन हुआ उसका भाजपा छोड़ के हम कांग्रेस में चला जाए, या रुपया पैसा दिए और कांग्रेस में चला जाए, तो वो कांग्रेस में चला गया। या कांग्रेस का कोई व्यक्ति है, वो बाद में भाग के भाजपा में मिल गया। इस तरह से अगर कोई होता था, इससे होता क्या था, वो जो सरकार का जो गठन होता था वो टूट जाता था। तो इसलिए जो है दल बदल अधिनियम लाए। दल का मतलब कोई भी राजनीतिक दल, और बदल का मतलब यानी कि बदलना नहीं चाहिए, तो ये नियम लाया गया। उसके बाद दल अधिनियम के तहत जो है ये प्रावधान किया गया। अब अगर मान के चलो कोई जाएगा तो 2/3 तिहाई यानी कि 2/3 सदस्य जो है वो ही जा सकते हैं। अगर मान के चलिए, अगर सपोज मान के चलिए 300 अगर सदस्य है, 300 में से अगर 200 सदस्य ने मन बना लिया कि अब जो है हम दूसरे पार्टी में जाएंगे, तब ये कानून उस पर लागू नहीं होगा। इस नियम के तहत जो है जा सकता है।
अब बातचीत आ जाती है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या है? तो 11वीं अनुसूची में क्या है? तो 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज है। क्या है? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का प्रावधान किया गया। कौन सा? पंचायती राज का प्रावधान किया गया है 11वीं अनुसूची में। पंचायती राज में टोटल कितना? 29 विषय पे काम करने का इसमें जो है प्रावधान किया गया। 29 विषय पे काम करने का प्रावधान किया गया 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ये अनुसूची जोड़ा गया। ठीक है। और ये 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन। कौन सा? 52वां संविधान संशोधन के तहत। और 11वीं अनुसूची पंचायती राज का वर्णन है। पंचायती राज एक चैप्टर ही है, आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद 12वीं अनुसूची की बातचीत किया जाए। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का वर्णन, किसके? नगर पालिका का वर्णन है 12वीं अनुसूची में। ठीक है। नगर पालिका का वर्णन है। इसमें टोटल 18 विषय पे काम करने का जो है दिया गया। और ये 74वां विषय यानी कि 74वां संविधान संशोधन के तहत जो है ये जोड़ा गया। यहाँ पे आपका टोटल का टोटल 12 अनुसूची को हम यहाँ पे देख चुके हैं, 12 अनुसूची को पढ़ चुके हैं। चलिए अब यहाँ पे बातचीत आ जाती है अनुसूची, यहाँ पे चैप्टर समाप्त हो जाता है। हाँ जी, इतने बड़ा चैप्टर यहाँ पे आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है। अब बातचीत आ जाती है कि सर हम रिवीजन कैसे करें, हमें सर एक बार जो है रिवीजन करवा दीजिए। तो चलिए हम रिवीजन करवा देते हैं। आप लोग कहते हैं तो चलिए एक बार रिवीजन करवा देते हैं। देखिए रिवीजन कैसे करना है, एक बार में समझ जाना है, एक बार में समझ जाना है। ये आपका मान के चलिए, ये आपका जो है गोला मान लीजिए। ठीक है। ये आपका वृत्त हो गया। चलिए एक एक करके समझते हैं। प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची क्या कहता है? अच्छा ऐसे करके पहले हम गोला बना लेते हैं। ठीक है, गोला बना लेते हैं, तब आपको समझने में जो है बिल्कुल आसान होगा, बिल्कुल आसान होगा, ताकि जल्दी से आप समझ जाइएगा। ठीक है, जल्दी से समझ जाइएगा। ठीक है। और 1 मिनट में ये रिवीजन भी हो जाएगा, 1 मिनट में रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम एक एक करके सबको एक बार में हम याद कर लेते हैं। पहला में क्या कहा गया है? पहला में याद कीजिए, राज्य और केंद्र शासित के प्रदेश के बारे में बोला गया। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का चर्चा किया गया है पहला में। पहला में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का चर्चा किया गया। अच्छा दूसरा में क्या किया गया है? दूसरा में आप याद कीजिए, आप याद करते जाइए। अभी जस्ट पढ़े हैं, अभी जस्ट पढ़े, आप याद करते जाइए। मैंने क्या बोला था? उसके बाद ये सब रुपया पैसा का मैटर वाला काम किए थे। रुपया पैसा का मैटर वाला काम किए तो यानी कि वेतन भत्ता के बारे में, वेतन हो गया, पेंशन हो गया, भत्ता हो गया, इन सब के बारे में चर्चा जो है दूसरा अनुसूची में है। अच्छा तीसरा में याद कीजिए, जब वेतन भत्ता रुपया पैसा इनको मिल गया, ये शपथ ग्रहण करेंगे, तो यानी कि शपथ ग्रहण के बारे में चर्चा किया गया। किसके बारे में? शपथ ग्रहण के बारे में इस पे चर्चा किया गया। अच्छा चौथा अनुसूची में याद कीजिए, राज्यसभा का बंटवारा यानी कि राज्यसभा का सीट के बंटवारा के बारे में जो है चर्चा किया गया। राज्यसभा के सीट के बंटवारे में जो है, सीट का बंटवारा के बारे में इस पे चर्चा किया गया है। याद कीजिए। ठीक है, 1 मिनट हम पूरे के पूरे याद करवा देते हैं। अच्छा पांचवें में क्या गया है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और जो है जनजाति के बारे में शासन प्रशासन, शासन प्रशासन के बारे में जो है चर्चा किया गया। शासन प्रशासन के बारे में चर्चा किया गया है, यानी कि शासन प्रशासन, अनुसूचित जाति और जनजाति के शासन प्रशासन के बारे में चर्चा किया गया है। अच्छा यहाँ पे छठा अनुसूची में क्या गया? 4 राज्य, आप याद कीजिए 4 राज्य में से कौन सा? एक था असम, एक था मिजोरम, क्या था? मिजोरम, आप याद कीजिए मिजोरम। एक था क्या आपका? मेघालय, क्या था? मेघालय। उसके बाद त्रिपुरा, क्या था? त्रिपुरा। ये 4 राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के शासन प्रशासन के विषय में चर्चा किया गया। 7वां में याद कीजिए, 7वां में संघ सूची, 7वां में संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची के बारे में चर्चा किया गया है। किसमें? 7वां में। किसमें? 7वां में। अच्छा 8वां में क्या गया? 8वां में राजभाषा, 8वां में जो है 8वां में राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया है। टोटल 22 राजभाषा। ठीक है। उसके बाद 9वां में क्या गया? 9वां में जो है आपका भूमि सुधार, आप याद कीजिए 9वां में जो है अभी जस्ट पढ़ाए भूमि सुधार के बारे में चर्चा किया गया है। 10वां में दल बदल, 10वां में जो है 10वां में दल बदल के बारे में चर्चा किया गया है। 11वीं में क्या गया? 11वीं में पंचायती राज, 11वीं में जो है 11वीं में पंचायती राज के बारे में चर्चा किया गया। अच्छा 12वीं अनुसूची में नगर पालिका, 12वीं में नगर पालिका के बारे में जो है चर्चा किया गया। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं ये पूरे के पूरे जो है, ये पूरे के पूरे जो है हम यहाँ पे क्या याद कर लिए? पूरे के पूरे अनुसूची को देख लिए, पूरे के पूरे अनुसूची को देख लिए। कितना अनुसूची? वर्तमान में टोटल 12 अनुसूची को देख लिए। कितना? 12 अनुसूची को जो है हम यहाँ पे देख चुके हैं, 12 अनुसूची को यहाँ पे देख चुके हैं टोटल के टोटल। ठीक है।
आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो, रिवीजन करने में जो है ये काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। देखिए 12 अनुसूची उम्मीद करते हैं पूरे के पूरे याद हो गया होगा। लास्ट बार आप हमारे साथ बोलिएगा, याद हो जाएगा। पहला में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, दूसरा वेतन पेंशन भत्ता, तीसरा शपथ ग्रहण याद करते जाइएगा, चौथा राज्यसभा का सीट, पांचवा बोलिए अनुसूचित जाति जनजाति का, छठा 4 राज्य असम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा, सातवां संसूची राष्ट्रीय समृद्धि, आठवां बोलिए, नौवां 10वां दल दल अधिनियम, 11वां पंचायती राज, 12वां में नगर पालिका। उम्मीद करते हैं 12 अनुसूची याद हो गया। अब जो है ये 12 अनुसूची याद हो गया, अब बातचीत आ जाती है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम टोटल का टोटल हमको याद हो गया है, किस टाइप से क्वेश्चन आता है एग्जाम में सर, वो हमको कैसे पता चलेगा। टेंशन नहीं लेना है, नेक्स्ट क्लास में जो है, नेक्स्ट क्लास की बातचीत किया जाए। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव करने वाले, नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करने वाले, इसी चैप्टर का जो है हम ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, यानी कि ए टू जेड जिस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था वैसा देखने वाले हैं ये अनुसूचित समेत। उम्मीद करते हैं सारा का सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर सब कुछ सही लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।